दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक की शासन करता है। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने बात की थी जो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का टाइम पीरियड था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो चाचा है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की कड़ा के अंदर धोखे से इसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है, ठीक है, इसका मूल नाम है अली गुरसास्प। क्या है? गुरसास्प है इसका जो मूल नाम है, ठीक है। और दोस्तों ये जो इसे अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर भी कहा जाता है क्योंकि इसका इसका सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं, ठीक है। सिकंदर महान की तरह ये विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन सिकंदर महान का ही सपना पूरा नहीं हो पाया, तो इसका कैसे हो सकता है, तो हम वो आगे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों, ये अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता किसको? सीरिया शहर को, ठीक है। और सीरिया शहर को बसाता भी यही है, ठीक है। तो अपने साम्राज्य की राजधानी किसको बनाता है? सीरिया को। देखिएगा इसकी यानी कि जो इसका सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं, ठीक है, इसीलिए इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। कोतवाल मित्र, देखिएगा इसका सपना था कि विश्व विजेता बनूं, लेकिन इसका एक मित्र था कोतवाल दिल्ली का था, अलाउ उल मुल्क, ठीक है। अलाउ उल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता होने के सपने को ये त्याग देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सिकंदर महान की जो उपाधि सिकंदर ए मासानी की उपाधि धारण करके जो अलाउद्दीन खिलजी है विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन इसके जो एक बड़ा ही परम मित्र इसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था अलाउल मुल्क। इस अलाउल मुल्क के कहने पर दोस्तों ये विश्व विजेते का सपना क्या त्याग देता है, ठीक है। देखिएगा इसने एक नए धर्म की स्थापना करना चाहा, जैसे मुस्लिम धर्म है ऐसे ही उसने एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। देखिएगा दोस्तों इसकी उपाधि क्या है, देखिए इसकी उपाधि है ये नासिर आमिर उल मोमिन, ठीक है। नासिर आमिर उल मोमिन या यामिन उल खिलाफत, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि खलीफा का दाहिना हाथ, ठीक है। देखिएगा ये खलीफा का दाहिना हाथ होता है, ये अपने आप को खलीफा वैसे घोषित कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दो उपाधि धारण करता है, एक तो सिकंदर ईसानी और एक नासिर आमिर उल मोमिन, या इसको हम यामिन उल खिलाफत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका अर्थ ये होता है कि खलीफा का दाहिना हाथ। अब दोस्तों हम बात करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है, इस टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है, और कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडवेल हिस्ट्री का, बहुत ही लाजवाब टॉपिक रहेगा ये अपने लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम है दोस्तों क्या अली गुरसास्प है। अभी मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था। जब ये अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का? कड़ा का, और एक मानिकपुर का सूबेदार था, ठीक है। ये जब शासक सुल्तान बनता है 1296 ईस्वी में, उस समय ये कड़ा का सूबेदार होता है। कड़ा और मानिकपुर है, उन दोनों का ही क्या रहता है? सूबेदार होता है। जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना जो राज्याभिषेक करवाता है, ये राज्याभिषेक दोस्तों जो बलबन का जो लाल किला है दिल्ली के अंदर, इस बलबन के लाल किले के अंदर दिल्ली के अंदर ये क्या करवाता है? अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो बलबन का लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश स्टूडेंट को ये बात याद नहीं रहती कि लाल किला कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये दिल्ली के अंदर है, और ये बलबन का इसको लाल किला कहा जाता है। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रमुख विजय हैं, उन विजयों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया। देखिएगा जो बलबन था, गुलाम वंश का जो शासक था बलबन था, और उसने जो 1265 से लेकर 1290 तक उसने शासन किया था। तो
जो बलबन है, बलबन ने अपने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया। क्या किया? सुदृढ़ीकरण किया है। लेकिन सॉरी दोस्तों, 1287 है, ठीक है। यानी कि 1265 से लेकर 1287 तक ये शासन करता है। लेकिन 3 साल के लिए जो बलबन के जो पुत्र है वो शासन करते, जो अयोग्य थे, ठीक है। तो फिर 1287 तक शासन करते हैं और फिर 1290 में फिर किसका वंश आ जाता है, कौन सा वंश आ जाता है? खिलजी वंश आ जाता है, ठीक है। जिसमें 1290 में फिर जो फिरोज शाह खिलजी है वो शासक बनता है। एक बार फिर से देखिएगा, इसको दोबारा से देखिएगा। बलबन ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनत साम्राज्यवादी युग प्रारंभ होता है। यानी कि बलबन ने सल्तनत का जो सल्तनत है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण करते हैं। लेकिन खिलजी वंश के आते ही अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हो, यानी कि अपनी सीमाओं को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। कौन? यानी कि दिल्ली सल्तनत की सीमाएं बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। किसको? खिलजी को आते ही, अलाउद्दीन खिलजी को आते ही। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का विस्तृत वर्णन। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हैं उनका विस्तृत वर्णन करें तो दोस्तों, एक विद्वान था अमीर खुसरो। देखिएगा, अमीर खुसरो बहुत ही अच्छा विद्वान होता है और ये अक्सर अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही रहता था। अगर हम बात करें, ये बलबन के समय का भी माना जाता, समकालीन माना जाता, क्योंकि इसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सुल्तानों का समकालीन, 7 सुल्तानों के समकालीन रहने वाला कौन सा विद्वान था? अमीर खुसरो होता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का विस्तृत वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है खजाइन उल फुतूह है। ध्यान दीजिएगा, ये किताब है खजाइन उल फुतूह है। इस खजाइन उल फुतूह है किताब के अंदर हम अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का विस्तृत वर्णन हम देखते हैं। और ये किताब लिखने वाला जो विद्वान था वो अमीर खुसरो था, ठीक है। अमीर खुसरो के बाद, यानी कि अमीर खुसरो के बाद जो बरनी है, दूसरा एक जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जो इतिहासकार था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 ऐसे विद्वान हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहे हैं और उनकी विजयों का वर्णन अपनी पुस्तक में वो करते हैं। तो अमीर खुसरो ने तो खजाइन उल फुतूह में अपना विस्तृत वर्णन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में। और एक जो विद्वान होता है, इतिहासकार होता है, कौन? यानी कि बरनी भी जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन करता है, विस्तृत वर्णन करता है, ठीक है। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का सबसे बड़ा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो सल्तनत काल का, चाहे आप 1206 से ले लीजिएगा, 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत है, 1200 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, साम्राज्यवादी शासक क्या होता है? साम्राज्यवादी का मतलब होता है अपनी सीमाओं को बढ़ाना, अपने साम्राज्य की सीमाओं को लगातार बढ़ाते रहा, उसी को हम साम्राज्यवादी शासक हम कह सकते हैं। तो इसी रीजन से अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्यवादी शासक कहा गया, क्योंकि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड आता है, इस 1296 से लेकर 1316 तक, तो धीरे धीरे इसकी सीमाएं बढ़ जाती है और कहा जाता है कि दक्षिण भारत, उत्तरी भारत तक हमारे भारत पर पूरा अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवादी शासक कहा गया है। जो सिकंदर महान की तरह विश्व विजय करना चाहता था, जो सिकंदर महान था, ठीक है, उसकी तरह ये भी विश्व विजय करना चाहता था। हालांकि बाद में उसने अपने घनिष्ठ मित्र, मैंने अभी आपको बताया था, जो दिल्ली का कोतवाल था, अलाउल उल मुल्क के कहने पर जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सपना था विश्व विजेता का, वो विश्व विजेता होने का सपने को त्याग देता। किसके कहने पर? अलाउ उल मुल्क के द्वारा। और बड़ा ही इसका परम मित्र था, कोतवाल था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिएगा, सलाह पर विश्व विजेता की योजना को क्या कर देता है? त्याग देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसके कहने पर? अलाउ उल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता का सपने को त्याग देता है।
उसने भारत के उन प्रदेशों को जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो दिल्ली नियंत्रण से मुक्त थे। देखिएगा, उसने विश्व विजेता का सपना तो त्याग देता है, लेकिन फिर केंद्रित यानी कि अपने अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करता है, जो दिल्ली के नियंत्रण से बाहर जो भारत के जो राज्य थे, यानी कि उनको जीतने पर कंसंट्रेट करता है। ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा एक बार फिर से। उसने भारत के उन प्रदेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो दिल्ली नियंत्रण से क्या थे? मुक्त थे, यानी कि दिल्ली के अधीन नहीं थे। उन भारत के राज्यों को जीतने पर वो क्या करता? केंद्रित करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत के जो प्रदेश जीते गए उन्हें इतिहासकारों द्वारा दो भागों में डिवाइड करके हम इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से अच्छी बातें निकल के सामने आएगी। तो दोस्तों लगातार मेरे साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। देखिएगा, उत्तर भारत की विजय में कितने राज्यों को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। जो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से पहले क्या थे? ये बाहर थे, ठीक थे, मुक्त थे, उनको वो क्या करता है? दिल्ली के अंदर मिला लेता है, ठीक है, उसका विलय कर लेता है। और दक्षिण भारत की विजय दक्षिण भारत की विजय में कौन कौन से राज्य, उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी भारत की विजयों की बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, उत्तरी भारत की विजय के अंदर देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 6 राज्य ऐसे होते हैं जिनको वह कहाँ? दिल्ली उत्तरी भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लेता है। देखिएगा, एक तो गुजरात है, गुजरात 1299 करता है। एक रणथंभौर, राजस्थान का रणथंभौर 1301 में इस पर आक्रमण करता है, जहाँ जब उसका रणथंभौर का शासक कौन होता है? कौन? यानी कि राणा हम्मीर देव चौहान होता है। इसके बाद तीसरा जो राज्य होता है चित्तौड़, जहाँ 1303 में आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है और उसे अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका खिजराबाद नाम रखता है, ठीक है, खिजराबाद रखता है। और इसको 1303 में करता है। और यहाँ का शासक रतन सिंह था और रानी पद्मिनी की कहानी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा, मालवा पर आक्रमण करता है 1305 ईस्वी में। फिर सिवाना आपका बाड़मेर के अंदर है, सिवाना का दुर्ग है, ध्यान दीजिएगा, उस पर भी आक्रमण, जहाँ का उनका शासक कौन था वो हम आगे बात करेंगे। एक जालोर पर भी आक्रमण। ऐसे उत्तरी भारत के 6 राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या कर लेता है? विलय कर लेता है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के प्रति विलयकरण की नीति का अनुसरण किया है, ठीक है, विलयकरण की नीति का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर स्थायी रूप से दिल्ली सल्तनत के अंदर विलय कर लिया। और वो कितने राज्य थे? 6 राज्य थे। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गुजरात की विजय, ठीक है। और गुजरात की विजय के बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था, ठीक है, और क्यों उसके पर विजय प्राप्त करना चाहता था उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिएगा, गुजरात विजय अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम विजय अभियान था। देखिएगा, गुजरात की जो विजय थी वो अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम विजय थी उत्तरी भारत की, ठीक है। इस अभियान का नेतृत्व ये क्या करता है? यानी कि जब इस पर आक्रमण करता है, अटैक करता है किस पर? गुजरात पर, अलाउद्दीन खिलजी। तब उसका नेतृत्व कौन संभालता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट 2 सेनापति होते हैं इसके, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां। ये दोनों के द्वारा इस पर अभियान किया जाता है। जब देखिएगा, जब ये गुजरात पर आक्रमण करता है तब यहाँ का जो शासक होता है कर्ण बघेल, इस कर्ण बघेल को ये क्या करता है? पराजित कर देता है और गुजरात पर अपना अधिकार कर लेता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर अधिकार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो जैसे ही ये कर्ण बघेल को पराजित करता है, और कर्ण बघेल को पराजित करने के साथ ही जो कर्ण बघेल की जो पत्नी होती है कमला देवी से ये क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। कौन कर लेता है? अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह कर लेता है। लेकिन जो कर्ण बघेल क्या करता है? अपनी पुत्री के साथ गुजरात को छोड़कर देवगिरी के अंदर क्या शरण ले लेता है। कहाँ? देवगिरी के अंदर शरण लेता है। और उसकी पुत्री का नाम था देवल देवी के साथ भाग कर देवगिरी में क्या करता? शरण लेता है। देखिएगा, जो उलुग खां है
और जो नुसरत खां है दोनों खंभात पर भी आक्रमण करते हैं। यानी गुजरात के आगे जस्ट आप जाओगे जो अरब सागर के पास में जो खंभात है, खंभात की खाड़ी का आपने नाम सुना होगा, तो वो खंभात वाला जो क्षेत्र था उस खंभात पर भी ये क्या करते हैं, गुजरात के अलावा खंभात पर आक्रमण करते हैं उलगू खां और नुसरत खां। और उस करके उस खंभात पर जो सबसे बड़ा जो बंदरगाह माना जाता था खंभात, उस पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। कौन? उलगू खां और नुसरत खां। ठीक है, देखिएगा नुसरत खां ने खंभात से, आप देखिएगा आपको एक बहुत ही बलिष्ठ और एक जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सम्राट बनता है, मलिक काफूर के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो मलिक काफूर है तो वो कहाँ से आता है, देखिए इसको देख लेते हैं। नुसरत खां क्या कर, जब नुसरत खां और उलगू खां जब खंभात पर आक्रमण करते हैं और वहाँ उसको जीत लेते हैं, उस खंभात का जो एक बड़ा बंदरगाह था उसको जीत लेते हैं, तो वहीं से क्या करते हैं, खंभात से एक मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा जाता है। यानी किसके द्वारा? नुसरत खां के द्वारा मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा जाता है। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो कहाँ से खरीदा जाता है? खंभात से। किसके द्वारा खरीदा जाता है? नुसरत खां के द्वारा खरीदा जाता है। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी या 1000 दिनारी भी इसको कहते हैं। क्योंकि देखिएगा ये जो मलिक काफूर था ये वैसे तो हिंदू था, ठीक है, तो हिंदू से मुसलमान बनाया गया इसको, वैसे ये एक हिंजड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि मलिक काफूर हिंदू से मुसलमान बनाया गया एक क्या था, हिंजड़ा था, और बड़ा ही बलिष्ठ था। 7 फुट का एक ये व्यक्ति था। ठीक है, तो ये आगे जाकर फिर जो अलाउद्दीन खिलजी के विभिन्न अभियानों को अंजाम देता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे बात करते, ये तो हमने बात कर ली है गुजरात की विजय 1299 में। ठीक है, उलगू खां नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात की जो कर्ण बघेल जो शासक उसको पराजित करके गुजरात पर अधिकार कर लेता है और खंभात पर भी आक्रमण करके खंभात जो एक बड़ा बंदरगाह होता है उसको जीत लेता है। और वहीं से मलिक काफूर एक हिंदू से मुसलमान बनाया हुआ एक हिजड़ा उसको खरीद लेता है। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी या हम क्यों से 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं रणथंबोर की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए रणथंबोर पर 1301 में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। देखिएगा एक बार फिर से सुनिएगा। रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में उलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान करता है। ठीक है, तो 1301 में ये खुद आता है, स्वयं आता है रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी। वैसे पहले 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति होते, उलगू खां और नुसरत खां। इसका नेतृत्व करते सैनिक अभियान का। लेकिन रणथंबोर के जो शासक थे, बड़ा ही महान शासक था, कौन? हमीर देव चौहान, मुस्लिम सेना को पराजित कर देता। ध्यान दीजिएगा, 1300 और 1301 की हम बात करेंगे तो 1301 में जब 1301 में तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आता है, लेकिन 1300 ईस्वी में जो गुजरात अभियान के लिए 2 उसके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, उलगू खां और नुसरत खां, है ना। तो उलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर अभियान किया जाता है। ठीक है, लेकिन रणथंबोर का जो महान शासक था हमीर देव चौहान, उन दोनों को पराजित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब 1300 ईस्वी में नुसरत खां और उलगू खां वर्सेज हमीर देव चौहान के मध्य जब युद्ध होता रणथंबोर के अंदर, तब इस अभियान या इस युद्ध के अंदर जो नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इस नुसरत खां की मृत्यु होने के बाद में जो उलगू खां है, उलगू खां क्या करता है, सेना को वापस ले लेता है और दिल्ली चला जाता है। और ये बात नुसरत खां की मृत्यु की बात जब अलाउद्दीन खिलजी को सुनाता है तो अलाउद्दीन खिलजी तिल मिला जाता है और स्वयं 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर पुनः आक्रमण करता है। देखिएगा, पुनः आक्रमण करता है कब? 1301 में। उसने हमीर देव को पराजित करके रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है और उलगू खां को वहाँ का क्या कर देता है, गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीर खुसरो बरनी के अलावा नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य, देखिएगा खुसरो भी, बरनी भी और नयनचंद्र सूरी भी, ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो नयनचंद्र सूरी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी और हमीर महाकाव्य, और ये संस्कृत में लिखी गई थी। और जोधराज द्वारा लिखी गई किताब है हमीर रासो नामक राजस्थानी ग्रंथ में रणथंबोर विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि जो हमीर देव चौहान को जब
1301 में अलाउद्दीन खिलजी पराजित कर देता है। इसकी जानकारी हम जोधराज द्वारा लिखी गई थी। एक हमीर रासो जो एक राजस्थानी ग्रंथ है, और एक हमीर महाकाव्य जो नयनचंद सूरी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उस दोनों किताबों के अंदर रणथंभौर की विजयों का वर्णन मिलता है किसी अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लग रहा होगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपका जो टीके स्टडी क्लासेस है उसको लगातार से सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है। मोहम्मद शाह और केहब्रू को अमीर द्वारा शरण देना रणथंभौर आक्रमण का तत्कालीन कारण था। देखिएगा, जो तात्कालीन कारण क्या था कि हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्योंकि हमीर देव चौहान जो अलाउद्दीन खिलजी के जो दो दुश्मन थे, एक तो मोहम्मद शाह और एक केहब्रू, उन दोनों को शरण दे दिया जाता है। किसके द्वारा? हमीर देव चौहान द्वारा। इस रीजन से क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है, ठीक है। जैसे यह हमीर देव जो हमीर देव की मृत्यु होती है तो उसकी जो पत्नी है रंग देवी और उसकी जो पुत्री है जो दोस्तों पुत्री का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, रंग देवी के द्वारा पद्मला तालाब के अंदर क्या करते हैं, जौहर करके अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों ये पहला जल जौहर है राजस्थान का, तो याद रखिएगा। वैसे राजस्थान में ये पहला ही जल जौहर माना जाता है। इसके अलावा किसी भी जो लेडीज़ ने कोई जल जौहर नहीं किया है, ठीक है। अग्नि जौहर तो बहुत से दुर्गों के अंदर किया गया था, लेकिन जल जौहर हमीर देव की जो पत्नी थी रंग देवी, उस रंग देवी के द्वारा पहला जल जौहर किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है जो रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है 1300 और 1301 में, यानी कि 1301 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आकर हमीर देव चौहान को हराता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1303 का जो चित्तौड़ की विजय है अलाउद्दीन खिलजी की, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए चित्तौड़ उत्तर भारत का तीसरा राज्य था जिस पर 1303 में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है। इस समय चित्तौड़ का जो शासक था दोस्तों वो कौन था? राणा रतन सिंह था। इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के पीछे 3 प्रमुख कारण बताते हैं। यानी कि भाई रणथंभौर पर आक्रमण करने का रीजन क्या था? क्योंकि हमीर देव चौहान ने जो अलाउद्दीन खिलजी के जो 2 दुश्मन थे, यानी कि एक मोहम्मद शाह और एक केहब्रू, उसको शरण देना, ये उसका रीजन था। लेकिन चित्तौड़ पर आक्रमण करने के 3 रीजन बताए जाते हैं, और 3 रीजन कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला जो रीजन है वो है, प्रमुख कारण था ये साम्राज्यवादीकरण माना जाता है, क्योंकि चित्तौड़ उत्तर भारत का सबसे प्रमुख किला था और खिलजी उसे बिना जीते नहीं रह सकता था। कहने का मतलब है पहला रीजन तो यह साम्राज्यवाद था, ठीक है, यानी अपनी सीमाओं को बढ़ाना था, ठीक है। दूसरी इसी में बात अगर करें तो उत्तर भारत का सबसे प्रमुख किला है जिसमें दिल्ली खिलजी उसे जीतना चाहता था। पहला रीजन तो ये होगा। दूसरा रीजन की अगर बात करें, जो कुछ इतिहासकार आक्रमण का मुख्य कारण राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा को बताते हैं। यानी कि इतिहासकार बताते हैं कि जो श्रीलंका के जो शासक गोवर्धन सेन की जो पुत्री है वो पद्मिनी बड़ी ही सुंदर लेडी थी, तो इसको प्राप्त करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये भी दूसरा रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार चित्तौड़ पर आक्रमण के पीछे आर्थिक कारण भी बताते हैं। यानी कि एक आर्थिक कारण बताते हैं, क्योंकि भारत का अधिकांश विदेशी व समुद्री व्यापार गुजरात में स्थित खंभात के बंदरगाह से होता था, इसीलिए खंभात से जुड़ना चाहता था, क्योंकि खंभात से जुड़ने के लिए राजस्थान से होकर उसको गुजरना पड़ता था चित्तौड़ से, इसीलिए वो चित्तौड़ को जीतना चाहता था। तो ये हो गया आपका आर्थिक कारण। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो साम्राज्यवादी, एक आपका रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, उससे शादी करना, ठीक है, ठीक है, और एक आपका हो गया क्या? आर्थिक कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के। गुजरात दिल्ली व्यापारिक मार्ग मेवाड़ सीमा से होकर गुजरता था, अतः इस व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ को जीतना आवश्यक था। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। बात करते हैं आगे की। रानी पद्मिनी की कथा की प्रामाणिकता के संदर्भ में 2 मत हैं, और 2 मत किनके द्वारा दिए जाते हैं? जो उसकी जो कथा है, जैसे वो बड़ी सुंदर कन्या थी और
इसने ये गोवर्धन सेन की पुत्री थी और गोवर्धन सेन से की पुत्री से विवाह राणा रतन सिंह करते हैं और बड़ी कठोर तपस्या में करने के बाद में पद्मिनी से विवाह किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी जो कहानी है जो पद्मिनी की, तो उस पद्मिनी की कहानी में दो मत हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला मत है G.H. ओझा के द्वारा, दूसरा K.S. लाल यानी कि पद्मिनी की कथा को प्रमाणित नहीं मानते हैं, लेकिन A.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, S.R. शर्मा पद्मिनी की कहानी को सही मानते हैं। तो कुछ लोग तो इसको गलत मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको सही मानते हैं। ठीक है, तो सही नहीं मानते G.H. ओझा और K.S. लाल, ये पद्मिनी की कथा को प्रमाणित नहीं मानते। भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा ये लोग हैं, ये इतिहासकार हैं, ठीक है, ये इसको सही मानते हैं। आगे बात करते हैं। यद्यपि चित्तौड़ अभियान के दौरान अमीर खुसरो, ठीक है, चित्तौड़ का जब अभियान करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो अमीर खुसरो भी उसके साथ आता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ गया था, किंतु उसने पद्मिनी का कोई उल्लेख नहीं करता। देखिएगा, यानी कि जो अमीर खुसरो है चित्तौड़ का पर जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखता है। ठीक है, अमीर खुसरो। लेकिन दोस्तों अमीर खुसरो अपनी जो बुक है उसके अंदर रानी पद्मिनी का कोई उल्लेख नहीं करता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज वाली बात हो जाती है, क्योंकि स्वयं जाता है अमीर खुसरो, युद्ध आंखों देखा हाल लिखता है, तो इसमें उसने पद्मिनी का जिक्र क्यों नहीं किया, तो ये भी एक सस्पेंस वाली बात होती है। ठीक है, हमें सर्वप्रथम पद्मिनी का उल्लेख जो मलिक मोहम्मद जायसी है, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक किताब लिखी थी पद्मावत, इस पद्मावत ग्रंथ से मिलता। वैसे हम अमीर खुसरो तो नहीं करता है, लेकिन एक जो राइटर है, मलिक इतिहासकार है मलिक मोहम्मद जायसी, उसने एक किताब लिखी थी कौन सी, पद्मावत, उसके अंदर उससे रानी पद्मिनी का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना दोस्तों 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय की गई। देखिएगा 1301 1303 के अंदर तो युद्ध होता है और 1540 में ये किताब लिखता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ध्यान ये कंफ्यूज वाली बात नहीं है दोस्तों, हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बाद में ये किताब लिखे। तो 1540 में जो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती का उल्लेख करता है। और आपको पता है कि ये टाइम पीरियड था कौन सा, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था, क्योंकि आपको पता है कि 1539 में और 1539 में तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित कर देता है, और फिर 1540 में आपको तो बिलग्राम का युद्ध होता है, और बिलग्राम का युद्ध में पूरी तरह से हुमायूं हार जाता है और भारत से बाहर चला जाता है। यहीं से फिर सूरवंश की स्थापना होती है 1540 से लेकर 1555 तक। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, उसमें वापस से मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों ये हमें बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत नामक किताब लिखी जाती है। ओके, बात करते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राणा रतन सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। वो तो बिल्कुल सही बात है कि अलाउद्दीन खिलजी जो रतन सिंह को पराजित कर देता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है खिज्र खां, इस खिज्र खां को चित्तौड़ का क्या कर देता है, गवर्नर नियुक्त कर देता है, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खिजराबाद कर देता है। ठीक है, देखिएगा जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो वीर सेनानायक, एक तो गोरा था जो पद्मिनी का क्या था, ये चाचा था, ठीक है, और एक था बादल, गोरा और बादल, बादल था पद्मिनी का भाई था। ये दोनों वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है, और जो रानी पद्मिनी है अपनी आन बान शान को बचाने के लिए जैसे रतन सिंह की मृत्यु होती है और जीतने की युद्ध को जीतने की कोई आस नहीं रहती, तो ये अग्निकुंड में क्या कर लेते हैं, कूद कर अपनी जान देती है, यानी कि जौहर कर लेती है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ और भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़नी है तो आप राजस्थान का इतिहास है, उसके अंदर आप उस प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा और वहाँ पे जाके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी कहानी को पढ़िएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इसका एक वीडियो और बना रखा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि गोरा बादल री चौपाई लिखी गई, हेमरत्न सूरी के द्वारा गोरा बादल की चौपाई लिखी गई है। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा मालवा पर विजय भी करता है 1305 ईस्वी में। तो 1305 ईस्वी में देखिएगा, 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करता है। तो देखिएगा
देखिएगा, आई आइनुल मुल्क मुल्तानी, देखिएगा, आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में मालवा के शासक महलक देव तथा उसके प्रधानमंत्री कोका प्रधान को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। देखिएगा, मालवा पर जब अभियान करता है, मालवा पर जब आक्रमण करता है, तब किसके नेतृत्व में आक्रमण करता है, यानी कि आइनुल आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में मालवा पर अधिकार करता है, आक्रमण करता है। और वहाँ का जो शासक था, वहाँ का जो शासक है, एक तो महलक देव और उसका प्रधान जो कोका प्रधान को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तथा अलाउद्दीन खिलजी ने अनायुल मुल्क मुल्तानी को मालवा का गवर्नर भी नियुक्त कर देता है। तो वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता, तो ध्यान दीजिएगा, शासक कौन होता है, महलक देव, और महलक देव का प्रधानमंत्री को होता है कोका प्रधान। और किसके नेतृत्व में ये अभियान किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये मुल्तानी के द्वारा। जैसे ही इसको जीता 1305 में मालवा को, तब वहाँ का जो गवर्नर है मालवा का, उस किसको नियुक्त करता है, एनायुल मुल्क मुल्तानी को क्या करता है, वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। इसके बाद में सिवाना पर आक्रमण किया जाता है। सिवाना पर आक्रमण, देखिएगा, सिवाना पर आक्रमण 1308 ईस्वी में किया जाता है, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ अगर हम देखें तो सिवाना वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। तो ये भी बात याद रखिएगा। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना के शासक सातल देव, इसको शीतल देव भी कह सकते हैं, सातल देव को पराजित कर सिवाना पर अधिकार कर लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन जो गुर्ग है को सिवाना का गवर्नर भी नियुक्त कर देता। तो ध्यान दीजिएगा, शासक शीतल देव या सातल देव, ठीक है, इसको जीतने के बाद में वहाँ का जो गवर्नर किसको नियुक्त कर देता है, कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त कर देता है। फिर सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है। देखिएगा, खिजराबाद तो किसका किया जाता है, चित्तौड़गढ़ का। खैराबाद किसका रखा जाता है, किसका, सिवाना का। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जालोर की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जालोर की विजय भी करता है अलाउद्दीन खिलजी, वो 1301 में करता है। और जैसे उत्तर भारत में छठा और अंतिम राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1311 ईस्वी में सैनिक अभियान किया जाता है। और इस समय जालोर का जो शासक होता है काहन्नड़ देव है, काहन्नड़ देव उसको पराजित कर देता है। अमीर खुसरो बरनी के अलावा पद्मनाभ द्वारा लिखित जो कान्हड़ देव प्रबंध और नामक राजस्थानी ग्रंथ में भी जालोर विजय का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और कान्हड़ देव का भाई था एक वीरम देव था, आपको पता होना चाहिए। तो वीरम देव और जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी, उसके दोनों के मध्य एक प्रेम कहानी भी है दोस्तों। तो वो आप राजस्थान की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिएगा, सुनिएगा और पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पिताजी का बदला लेता है, कौन, उसका जो भाई, सॉरी उसका भाई था ना, सॉरी पिताजी का बदला नहीं, कान्हड़ देव का पुत्र वीरम देव, वो अपने पिताजी का बदला लेता है। तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमने उत्तरी भारत की विजय की बात हमने कर ली है। अब दोस्तों हम दक्षिण भारत की विजय की चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सुल्तान था जिसके द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों का सैनिक अभियान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला शासक था। ठीक है, जिसने दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि इसके दो उद्देश्य थे दोस्तों दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के। पहला उद्देश्य ये था कि दक्षिण भारत के राज्यों को धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता था। इतावली यात्री मार्को पोलो 1290 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा की। दक्षिण भारत के यात्रा वृत्तांत में मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अथाह धन संपत्ति होना बताया, इसीलिए वो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। आधुनिक इतिहासकार में के.एस. अयंगर ने अपनी पुस्तक साउथ इंडिया में एक हर मॉडर्न एवरेस में ने भी आर्थिक कारण बताता है। ठीक है, इसके साथ दूसरा कारण बताते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था, यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य थे उसमें अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। वह वार्षिक कर वसूल करना भी इसको बताया जाता है। ठीक है, देखिए उस समय दक्षिण भारत में 4 राज्यों में बंटा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत के विरुद्ध सभी सैनिक अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या करता है,
मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान करता है। कौन कौन से 4 राज्य थे उसको देख लीजिएगा। एक तो देवगिरी है जिसको दौलताबाद 1301 में, और वहाँ का शासक रामचंद्र यादव होता है। वारंगल जिसको हम तेलंगाना का काकतीय वंश है, और प्रताप रुद्र देव द्वितीय 1309 में आक्रमण करता है। होयसल हवे है लेविड भी कहते हैं, वीर बल्लाल बल्लाल दोस्तों ये लय हो रहे हैं यहाँ पे, बल्लाल तृतीय, यानी इसको द्वार समुद्र भी कहा जाता है होयसल को, 1310 में आक्रमण करता है। और मथुरा के पांडे वीर पांडे पर 1311 में आक्रमण करता है। तो ये दक्षिण भारत के 4 राज्य उन पर अधिकार करता है। तो देख लेते हैं इनको एक एक के बारे में। देखिएगा, देवगिरी दक्षिण भारत का पहला राज्य जिस पर मलिक काफूर द्वारा 1307 ईस्वी में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। रामचंद्र द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेने पर काफूर रामचंद्र को भी अपने साथ दिल्ली ले आता है। ठीक है, दिल्ली लाने के बाद दोस्तों इसका बड़ा ही स्वागत होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बड़ा स्वागत इसका किया जाता है, और उसको राय नारायण की उपाधि से नवाजा जाता है। किसको? जो रामचंद्र को। ठीक है, और नवसारी का जो किला भी उसको जागीर में दिया जाता है। कि दूसरा देखें तो मलिक काफूर ने 1309 में काकतीय राज्य वंश के सब वारंगल जिसको हम कह सकते हैं पर आक्रमण करता है। वहाँ का जो शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय जिसको लहर देव भी कहा जाता था। और तीसरी अगर चर्चा करें, इसके बाद मलिक काफूर ने 1310 में होयसल के राज्य पर आक्रमण किया, जहाँ से इस समय वीर बल्लाल है ये भल्लाल, सॉरी मिस्टेक, बल्लाल तृतीय शासक था। ठीक है, तो दोस्तों इसको एक विशेष बात देख लेते हैं। इन तीनों शासकों ने जब पराजित होकर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, तब सारा राजकोष काफूर को सौंप दिया, और तब काफूर ने उसके राज्य वापस लौटा देता है। और प्रताप रुद्र द्वितीय के द्वारा क्या करता है, द्वारा का मलिक काफूर को राजकोष दिया गया था। उसने कोहिनूर हीरा भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, और ये हीरा जो कहाँ का शासक था, ये जो प्रताप रुद्र द्वितीय के द्वारा काफूर को दिया जाए। और काफूर किसको देता है? अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो ये हीरा दक्षिण भारत में स्थित गोलकुंडा की खानों से निकाला, जो आंध्र प्रदेश और में है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसका उड़ीसा में पड़ता है। जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों और परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर देता है। ठीक है, सिर्फ एक पुत्र रहता है, मुबारक खां, जिसको मुबारक शाह कहते हैं, अगला शासक रहेगा, जो जीवित कैद कर लिया जाता है। मुबारक खां ने रिश्वत लेकर मलिक काफूर की हत्या करवा दी, और मलिक काफूर के कुछ समय के लिए शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाता है। देखिएगा, एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जफर खां भी कह सकते हो, जाफर खां भी कह सकते हो। ठीक है, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। जाफर का अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। इसके शौर्य और वीरता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसे 30 कोस पीछे हटना पड़ा। किसको? मंगोलों को। तो क्योंकि जाफर बहुत खतरनाक सेनापति था। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है जो आपका अलाउद्दीन खिलजी उसके बारे में, लेकिन इसकी शासन व्यवस्था के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम जो तीसरा शासक है, जो क्या नाम है उसका, जो मुबारक खां है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बाद में इसकी शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टीकी स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं, जब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक।